हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, मैंने आपके लिए रिसर्च करके ढूंढ ढूंढ के 150 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, इसमें आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन ठीक है मिलेंगे। और इस चीज़ को अगर मैं चाहता तो पेड कर सकता था और लोगों की तरह, जैसे और लोग कर रहे हैं, बट मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं चाहता हूँ जितने भी कंटेंट ला सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है मैं फ्री में दूँ। ठीक है, तो ये भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इसे एज अ टेस्ट के तौर पर लीजिए। पहले आप खुद से, आपको टेस्ट करना है, पहले खुद से सॉल्व करो। और इसके सोल्यूशन वाले वीडियो भी मैं लाऊंगा, बट मैं आज इसके वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और जो इसके आने वाली वीडियोस होगी उसमें मैं इसके सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। जब इस वीडियो पे 10,000 लाइक पूरे हो जाएंगे तब इसकी सोल्यूशन सीरीज आएगी। ठीक है, तो आप, मुझे पता है आप लोग शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर कर दोगे फटाफट, है कि नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो चैप्टर वाइज मैंने अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं, ये तो है ही हैं, लेकिन उनको भी देखना। चैप्टर वाइज जो वीडियो मैंने बना रखी है वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है रियल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपके MCQs जो आ सकते हैं उस टाइप से लिया, और ये जितनी भी प्रॉब्लम है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे, गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो रैशनल नंबर है हमारे पास, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ, और मैं PDF प्रोवाइड नहीं करूँगा। सॉरी गाइज, PDF प्रोवाइड नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। ये नंबर कंपोजिट क्यों है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या होगा इस क्वेश्चन में, मोर देन 2 फैक्टर्स दिखा देना। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ। ये जो नंबर है, ठीक है, विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉब्लम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको बताना है कि सर मेरे से इतने क्वेश्चन हो पाए और इतने क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए, ये भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अ रैशनल नंबर इज इन द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, गिव रीजंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल। यहाँ इरेशनल होगा, यहाँ रैशनल लिखा हुआ है, यहाँ इरेशनल होगा। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि √3 + √5 एक इरेशनल नंबर है। और गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ वीडियोस में। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं इसके सोल्यूशन भी लेके आऊँगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जितने भी क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिलीव नहीं होता ना, ये जितने भी क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में देखिएगा कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये मेरा दावा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पीपल स्टेप ऑफ टुगेदर एंड स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम बोले तो LCM निकालना है। Each should walk so that each can cover the same distance in complete steps. मिनिमम बोलता है तो हमें क्या निकालना होता है, LCM। मैक्सिमम बोलता है तो HCF निकालना होता है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 पे आ रहे हैं। कह रहे, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये तो चलो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले ही, उसको भी ज़रूर देखना, उसको भी ज़रूर देखना। ठीक है, वो और ये और NCERT देखोगे ना तो एग्जाम में फोड़ के आओगे। मेरे से लिख लो, आपको लगेगा ही नहीं कोई कि क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, मुझे नहीं आता होगा। कह रहे, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरोस -3 है, तो k की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस -3 और 4 होंगे
तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी। ठीक है, आपको पता ही है, मैं क्वेश्चन ऐसे सेट किया 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, उस हिसाब से क्वेश्चन मैंने रखे हैं। फिर है इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो अगर 2 और -3 है तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5 कितने हो सकते हैं। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, ये मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल है, x की पावर में 3 है और ये x की पावर में 2 है। ठीक है, ये इस तरीके से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज जीरो। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस क्या होगा। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर डाल के आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं लगे हाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स। इसका आपको जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन भी फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros are given. Also find the zeros of the polynomials by factorization. आपको sum of zeros, product of zeros given है, आपको quadratic polynomial बनाना है और जो फिर बनेगा उसका फिर zeros भी निकालना है। कह रहे हैं given that √2 is zeros of the cubic polynomial. इस cubic polynomial का एक zeros आपको given है √2. फाइंड अदर 2 जीरोस, आपको और 2 जीरोस निकालने हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया है मैंने, जो 2021 का सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग लिया है मैंने। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फाइंड के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट ये जो पोलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका ये फैक्टर है। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ अदर 2 पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट x माइनस √5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका एक फैक्टर है। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, तो हमें इस पोलिनोमियल के बाद सभी जीरोस फाइंड करने हैं। चैप्टर नंबर 3 में आ जाते हैं। कह रहे हैं द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये हमारे पास इक्वेशन है, ये कैसे होंगे इसका नेचर बताना है हमें। इस पेयर ऑफ इक्वेशन का हमें क्या बताना है, नेचर। अगला क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट देन लाइंस विल बी व्हाट। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट है तो वो लाइन कैसी हो सकती है, नेचर उसका क्या क्या हो सकता है वो आपको बताना है। कह रहे हैं इफ द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस, ये 2 लाइन आपको गिवन है, आर पैरेलल, वो आपस में पैरेलल है, तो के की वैल्यू क्या होगी। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, पहली और ये दूसरी, ठीक है, विल हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन के केस में आपको बताना है। जो आपके 3 केस है ना, 3 केस से एक केस पे क्वेश्चन 1 मार्क्स का या फिर उस 2 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, 100% श्योर। ठीक है, तभी मैंने हर टाइप का क्वेश्चन रखा है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं द फादर्स एज इज 6 times द सन्स एज, 4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age. The present ages in year the son and the father respectively क्या होगा। पापा और बेटे का आपको एज निकालना है, प्रेजेंट एज रेस्पेक्टिवली वो क्या होगी, ऑप्शन दे रखे हैं। क्योंकि आपको जो पता है केस वाले प्रॉब्लम, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम, फिक्स्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, ऐसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की प्रॉब्लम 100% आपके एग्जाम में आएंगे, इनमें से एक केस। ठीक है, कैन डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, एक एक करके आपको करना है। तो ये भी हो गया। कैन पेयर ऑफ कंसिस्टेंट लाइंस होगा या नहीं होगा, जस्टिफाई करना है, तीनों को चेक करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। कंसिस्टेंट कब होता है? जब हमें सोल्यूशन मिलता है। जब हमें सोल्यूशन मिलेगा तब कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज कंसिस्टेंट होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। कैरी फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। कंडीशन क्या दे रखा? नो सोल्यूशन किस के केस के लिए होगा? के की वैल्यू फाइंड करनी है। कैरी फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड वी विल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस कंडीशन में इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन आपको देगा, ए और बी। कंडीशन लगानी है और सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या बोल रहे हैं? कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फर्स्ट टू फोर्थ। आपको हर एक क्वेश्चन में पी की वैल्यू फाइंड करनी है, पी एंड क्यू फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कंडीशन आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। इस कंडीशन के इक्वेशन के हिसाब से आधार पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा, तभी इतने सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने लिया ग्राफ का लिया है। ग्राफ के जो प्रॉब्लम एक आता ही आता है। सो क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसका आपको ग्राफ खींचना है। राइट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल formed by these lines and y-axis and find the area of this triangle। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, सो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसे भी देख लीजिए। कह रहे द एजेस ऑफ द फादर ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children, find the age of the father। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी प्रॉब्लम है बहुत सिलेक्टेड प्रॉब्लम है, तभी यहां पर रखे हैं मैंने। ओके, सो ढंग से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको। अंकिता ट्रेवल्स 40 किलोमीटर टू हर होम partly by rickshaw and partly by bus. She takes half an hour if she travels 2 km by rickshaw and the remaining distance by bus. On the other hand, if she travels 4 km by rickshaw and remaining distance by bus, she takes 9 meter longer. Find the speed of the rickshaw and of the bus. मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है a person rowing at the speed of 5 km per hour in still water takes thrice as much time in going 40 km downstream. Find the speed of the stream। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा, 100%। ठीक है, एनसीईआरटी में काफी शानदार शानदार प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 km अप स्ट्रीम एंड 28 km डाउन स्ट्रीम इन 7 hours। It can travel 21 km upstream and return in 5 hours. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream। जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो रहा है आराम से। आगे बढ़ते हैं। A 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and the subtracting 5 by multiplying the difference of the digit by 16 and then adding 3। Find the number। ठीक है, आपको यकीन हो रहा होगा ना, आपको पढ़ के ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए। इनको तो करना ही करना है, इनको बिना करे एग्जाम में मत चले जाना, ठीक है। और इसका सोल्यूशन वीडियो भी आएगा, 10,000 लाइक जब वीडियो पे होगा उसके बाद ही आएगी, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कंप्लीट करवाते हो। कह रहे इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसका रूट 1/2 है एक। सो के की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर ये जो अननोन वेरिएबल के है, आपको वैल्यू बताने की कौन सी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है,
इक्वल रूट्स की कंडीशन में के की वैल्यू क्या होगी। जो नेचर ऑफ रूट से जो प्रॉब्लम है ना, वो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना। क्या पता हो फ्यूचर में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका सोल्यूशन भी आ गया हो और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो की लिंक भी डाल दूँगा। फिर बोल रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिए हैं, आपको इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके आपको रूट्स बताना है, फैक्टराइजेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना है। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आपको रूट फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इस चैप्टर में रिड्यूसिबल टू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पोर्शन था वो हट चुका है, तभी वो चीज़ नहीं आएगी, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कह रहे अ ट्रेन traveling at a uniform speed of 360 km would have taken 40 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km or more. Find the original speed of the train। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, इसे भी ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4 के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी लिए नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं लिए हैं, क्योंकि वो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। जो क्वेश्चन मेरे छूट रहे थे वो क्वेश्चन मैंने इसमें पिक किए हैं, और जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो चैप्टर वाइज लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर चेक करना। ये वीडियो एंड वो सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में जो मैं डालूंगा या जो आने वाली है चैनल पे, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी ऊपर तक। अगर यहाँ है तो आपको कॉन्फिडेंस को यहाँ ले जाएगी, ठीक है। बस चैनल पे बने रहो और डेली जो वीडियोस आ रहे हैं उनको देखो, बस फतेह कर दोगे आप एग्जाम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। एक्चुअली क्लास 10th मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर ही ईजी है अगर आप ढंग से पढ़ोगे। कह रहे इन एन एपी, हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, n 101 है, देन विल बी, ठीक है। nth टर्म क्या होगा वो आपको बताना है। फिर इस एपी का आपको 11th टर्म क्या होगा वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। इस कंडीशन के लिए कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा ये आपको बताना है कि भैया डी क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी is equal to 11 times if it's 11 term then find its 18th term will be। इसका 18th term क्या होगा। मस्त क्वेश्चन है, और एपी वाले क्वेश्चन जो मैंने इंपोर्ट कराया था उसमें भी इसको मैंने लिया था। फिर बोला इज जीरो ऑफ अ टर्म ऑफ द एपी, क्या जीरो इस एपी का टर्म हो सकता है। जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाइड दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। ईच का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने एक ही लिया है, आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म आपको लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, इस एपी का 9th टर्म अगर 0 है, prove that its 29th term is twice its 19th term, ठीक है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी तो आपकी मेन जड़ है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, डिजिट भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो 30 से 35 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन उठा के बोर्ड में रख दिया जाएगा। सो एनसीईआरटी की है हमारे लिए। एनसीईआरटी छोड़ के सोच रहे हो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हो, ये गलती बिल्कुल मत करना। और मैंने पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करा रखी है, पूरी एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आपको कोई सी भी वीडियो नहीं मिल रही है आप सर्च कर सकते हो, क्लास 10th एक्सरसाइज दिस बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द एपी
और नॉट? इफ यस, फाइंड विच टर्म इज इट इज। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन की सो दैट द, ये जो इक्वेशंस है आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, आपको ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म दे रखे हैं एपी के, और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। झकास क्वेश्चन है ना? करना आपको, ये आपकी टेस्ट सीरीज है, ट्राई करो, जितना हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा है सीरीज सोल्यूशन सीरीज तो आने ही वाली है। ठीक है, बस वीडियो को अच्छा कमेंट करना, हर जगह शेयर करना और लाइक से भर दो इसको, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया मैंने आपको लिए ये वीडियो। ठीक है, और लोगों की तरह मैंने पेड नहीं किया है कि इतने रुपए दो फिर दूंगा टेस्ट सीरीज ये वो, नहीं, फ्री में दिया है मैंने और आगे भी देता रहूँगा। बस मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जितना ना आपके प्यार और सपोर्ट जितना मिल रहा है ना, मेरे लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300। बिटवीन बोला है ना, तो उन नंबर को काउंट्स नहीं करना है, उनके बीच में काउंट नंबर्स को काउंट्स करना है। विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4 लीव्स अ रिमाइंडर 3। देखो कितना क्वेश्चन घुमा दिया है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट if the sum of the terms of an AP is 120, then find the number of terms and the common difference। कितने टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है आपको। फिर देखो ये एक AP है, ये SN का जनरल फॉर्मूला दे रखा है, तो आपको AP पता करनी है कि भाई AP क्या होगी। SN का जनरल फॉर्मूला गिवन है, AN का भी जनरल फॉर्मूला आ सकता था, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 256, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट 10 टर्म का आपको निकालना है। इधर रो रही है गर्मी, अब उतार देता हूँ इसको, है ना, गर्मी लग रही है। अब आगे बढ़ते हैं। करें हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP आर नीडेड टू मेक द सम -55। कितने टर्म आपको चाहिए n -55 SN बनाने के लिए। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डबल आंसर। ठीक है, तो डबल आंसर अगर आएगा तो रीजन देना है आपको। अगला क्वेश्चन है द 8th टर्म ऑफ एन AP इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1, फाइंड द 15th टर्म। ठीक है, आपको एकदम हल्का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, स्पेशली अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो। ठीक है, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। एकदम टफ क्वेश्चन कभी नहीं आता बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड डालता है, वो यही सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाई 9 नॉट डिविजिबल बाई 9। तो एक तो जो डिविजिबल होगा 9 से वो बताना है, और जो डिविजिबल नहीं होगा वो भी बताना है। तो भाई डिविजन निकालो, जितने नंबर आए हैं माइनस कर दो। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। ये ऑलरेडी मैंने हिसाब पे क्वेश्चन करा रखे AP के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैंने कराया था कल, उस वीडियोस में ये सब हो रखा है। अब ये चैप्टर आपका क्या आया है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल चैप्टर आने से पहले मैं कुछ हिंट देना चाहूँगा, कुछ आपसे बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत बच्चे डरते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट चीज़ क्या होती है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चैप्टर का बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज का मतलब है, देखो चैप्टर प्रूफ, इस चैप्टर में प्रूफ करने के लिए जो थ्योरम आ सकते हैं 6.1 आ सकता है, और पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ सकता है। इन दोनों थ्योरम के चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज आपको ज़्यादा फोकस हर थ्योरम के स्टेटमेंट को समझने में करना चाहिए। ठीक है, कि कब सिमिलर होंगे। 6.1 से लेकर 6.9 थ्योरम आपके चैप्टर में
सारे थ्योरम के स्टेटमेंट आने चाहिए। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फिगर बना के आपको आना चाहिए समझ में। अगर ये चीज़ आपको अच्छे से आ गई, इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यकीन मानो, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। जो चैप्टर के एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बताता चलूँगा आपको, ठीक है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम्पल्स को लगाना है। मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं ना बोर्ड के क्वेश्चन देखोगे तो एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ इट इज़ गिवन दैट टाइप ऑफ इक्वेशन हियर ट्राइंगल ABCD ट्राइंगल DEF के सिमिलर है। A30 है, C50 है, AB 5 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर है, DF इतना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, थियरम्स थ्योरम लगेगा यहाँ पर। फॉर विच DE, ये जो DE है वो पैरेलल है AB के द गिवन फिगर। तो कौन सा थ्योरम लगेगा, थियरम्स का थ्योरम लगेगा, है ना। सो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द आल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका आल्टीट्यूड फाइंड करना है जिसका हर एक साइड 8 सेंटीमीटर का है। एकदम इजी क्वेश्चन, 1 मार्क्स में। कह corresponding sides of two similar triangles are in the ratio this. If the area of the smaller triangle is 48 centimeter square, then find the area of the larger triangle. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के हिसाब से रख रहा हूँ, तो इसी हिसाब से चल रहा है। तो ये भी ट्राई करना है आपको। अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल PQR है, एक ट्राइंगल PQR है, N इज पॉइंट ऑन PR सच दैट QN जो परपेंडिकुलर है PR पर, PN और NR की जो मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, QN स्क्वायर के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल PQR होगा, सॉरी एंगल PQR होगा वो 90 डिग्री होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Can I prove that if line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides, then two sides are divided in the same ratio? इसको करना है। NCERT की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो ज़रूर देख लेना क्योंकि उस वहाँ से क्वेश्चन मैंने बहुत कम लिए हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो खुद में इंपॉर्टेंट है, तभी मैं पहले ही आपको नोट करके बता चुका हूँ। एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मैंने यहाँ रखे हैं, उसके अलावा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का। देखो एनसीईआरटी में मैंने ट्रायंगल में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रखे जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एनसीईआरटी खुद में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रायंगल का, तभी मैंने पहले ही मेंशन कर दिया आपको, ठीक है। उसको ढंग से पढ़ना है, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक क्वेश्चन को, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क भी करा रखा है पढ़ाते टाइम। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पोर्शन हट गया है, तो उसके क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन फार्मूला का इंपॉर्टेंट है, जिसके चांसेस ज़्यादा है एग्जाम में आने के। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस पर क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम हलवा है, आप आराम से बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस क्या होगा। कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस क्या होगा। एक ट्राइंगल बनानी है आपको, यहाँ पर पॉइंट है, आपको उसका पेरीमीटर बताना है। तो तीनों का डिस्टेंस निकालो और ऐड कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5, सो आपको P की वैल्यू बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। कह रहा है इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, देन कौन सा रिलेशन सही है वो आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कोलिनियर है ये तीनों पॉइंट, तो कौन सा रिलेशन सही होगा वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी सही है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है,
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Current point P lies on circle of radius 6 centimeter and the center is C. This, तो क्या होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ A if the distance between the point this and this is 9 units. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ M if the point this and this are collinear. ठीक है। अगला क्वेश्चन है in what ratio does the x-axis divide the line segment joining the point this and this? Find the coordinate of the point of division. काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है if the point this is equidistant from P and Q आपका ये है, find the value of y, also find the distance of PQ. ठीक है, आपको PQ वैल्यू भी फाइंड करनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The line segment of the joining point this and this is divided by point P in the ratio 1:2 and it lies on the line this. Find the values of K. Most important question ये वाला, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कर द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है वो C, ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट P and has diameter 10√2 units. ठीक, काफी शानदार प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P on the line segment joining the point this and this such that जो PR आपका है 3/5 PQ है और वो इस टाइप में है आपका फिगर। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ K if the points this, this and this are collinear. अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपको K की वैल्यू बतानी है कि भाई कितनी होगी। If the radii of two concentric circle are 4 cm and 5 cm, then the length of each of the chord of one circle which is tangent to the other circle is क्या होगा। अब हम मूव कर चुके हैं सीधा चैप्टर नंबर 10 में, सर्कल में आ गए हैं। 7 के बाद क्या आना चाहिए था, 8 और 9, वो भी आएगा इसके बाद। ठीक है, सो अब ये चैप्टर नंबर 10 में शिफ्ट हो गए, सर्कल वाले में आ गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है फिगर्स आपको दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा लाइट बना है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये फिगर है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ। करें इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O such that एंगल APB इज 50 डिग्री, देन एंगल OAB इज इक्वल टू व्हाट। ये चार ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा होगा, 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इफ टू टेंजेंट्स inclined at angle 60 degree and draw to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equal to what? ये आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर आपने पूरे साल भर मेहनत की है ना, अगर आपने NCERT ढंग से पढ़ी है तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, नो डाउट। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करके पूरा चीज़ जो एक चीज़ मैंने पढ़ा है आपने समझा है, NCERT ही अपने ढंग से पढ़ी है ना, तो ये सारे चैप्टर आप आराम से करोगे, सारे क्वेश्चंस। कैन यू प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक, काफ़ी बार। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर इतने ही क्वेश्चन क्यों लिए हैं चैप्टर नंबर 10 में, और इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? सो अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा, चैप्टर नंबर 10 में जो NCERT है ना, वो खुद में इम्पॉर्टेंट है। NCERT में जो एक्सरसाइज 10.2 है, एक से लेकर जितने भी NCERT में जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, NCERT का एक्सरसाइज जो 10.2 है उसको ढंग से कर लेना, उसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप 10.2 के सारे क्वेश्चंस को कर लेना, और एग्जाम्पल जो है 10.2 से पहले उनको ज़रूर देख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बोला था
जिस चैप्टर में मेरे क्वेश्चंस कम हो गए इसका मतलब है कि उस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज तो मैं दे ही रहा हूँ हर चैप्टर, ठीक है। तो 10.2 सर्कल चैप्टर के लिए 10.2 एक्सरसाइज आपको ढंग से करनी है एनसीईआरटी से। कहाँ से देख सकते हो? मेरे वीडियो से। कैसे सर्च करना वो पहले ही बता चुका हूँ। कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। अब आ गया कौन सा चैप्टर? कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 11। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, फाइंड अ पॉइंट P ऑन इट विच डिवाइड्स इन द रेशियो 3:5। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब ये या फिर इसके जैसा, क्योंकि स्पेशली तब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आने के चांसेस मोर देन 90% है एग्जाम में आने के चांसेस, ये क्वेश्चन या फिर इससे मिलता जुलता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कैन कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू इट, द एंगल बिटवीन विच इज 60 डिग्री, ऑल्सो जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, measure the distance between the center of the circle and the point of intersection of the tangent। ये क्वेश्चन अगर पूरा आता है आपके एग्जाम में तो 5 मार्क्स में आ सकता है। पूरा अगर ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो सीधे के सीधे 5 मार्क्स में आ जाएगा, बट इसका हाफ अगर पूछता है, ठीक है, तो 3 मार्क्स में आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने लिया इसको। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब चैप्टर नंबर 11 से हम चैप्टर नंबर शिफ्ट कर चुके हैं 12 में, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 12 में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैंने क्वेश्चन कम लिए हैं। अगर आप माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का क्वेश्चन समझ गए, ठीक है ना, सेगमेंट सेक्टर समझ गए, फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न है, फिगर को आप अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 12 बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 12 के लिए एनसीईआरटी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में पहले ही करा चुका हूँ, 12 चैप्टर की लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है गाइस, वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 3 circles each of radius 3.5 an arc draw in such a way that each of them touches the other two. Find the area enclosed between these circles। अब ऐसे क्वेश्चंस मैंने कम लिए हैं जिसमें फिगर बना हुआ होता है। जनरली आप ऐसे क्वेश्चन से यूज टू ज़्यादा हो जिसमें फिगर बना हुआ आता है, वो तो है ही है। अगर बाई द वे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे जिसमें फिगर आपको खुद से बनाना है और फिर आंसर निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने ज़्यादा रखे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हमें प्रैक्टिस में लाना है। तो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ठीक। तो चैप्टर नंबर 12 मैंने देखो कितने कम क्वेश्चन लिए थे। अभी कुछ क्वेश्चन मैंने और लास्ट में भी ऐड किया है रिमेनिंग चैप्टर से, वो मिल जाएगा। अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर टिग्नोमेट्री में, 8 में, और उसके बाद 9 में आएंगे। अगेन टिग्नोमेट्री के लिए और एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री के लिए आपको ज़्यादा मेहनत, चैप्टर नंबर 9 के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं ना, जैसे हॉट्स प्रॉब्लम काफ़ी आ जाते हैं, और चैप्टर नंबर 8 के लिए सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं है, तो उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से बना कर रखे हैं, 2-2 घंटे की वीडियो, ठीक है। वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी लिए हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल, प्रीवियस क्वेश्चन सब मिक्स है उसमें, तो उनको ज़रूर देखना, और कुछ मैंने पिक किए हैं वो भी देख लो। कहने अगर 4 tan थीटा की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपके सामने ऑप्शन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अ पोल ऑफ 6 मीटर हाइट्स। तो इसमें चैप्टर 8 और 9 का मिक्सर है, मिक्स, ठीक है। कह रहे पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स ऑफ एलिवेशन क्या होगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, वो आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजेस देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये ट्रू है फॉल्स है बताना है। फिर क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज 3√h meters long। अगला क्वेश्चन है, a ladder 50 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle 60 degree with the wall, find the height of the wall। बेसिक से क्वेश्चन है, इजी प्रॉब्लम है, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ √3 थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तो आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। अगला क्वेश्चन है, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर p है तो आपको प्रूफ करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू p² - 1 अपॉन p² + 1 होगी। ठीक है, ये भी प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 meters टूवर्ड्स द टावर, the angle of elevation top of increase by 15 degree. Find the height of the tower। ठीक है, आपको हाइट ऑफ द टावर बताना है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, वो क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है वो इसमें मैंने नहीं लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल plane is found to be 50 meter longer when the sun's elevation is 30 degree. Then when it is 60 degree, find the height of the tower। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h at a point on the plane. The angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is this। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप ट्राई करना, और ये क्वेश्चन मैंने उस सीरीज में करा रखा है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 meter हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द first tower is 30 degree. Find the distance between the towers and also height of the other tower। अब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी वाले प्रॉब्लम तो एग्जाम में आने ही आने हैं, इसको प्रूफ करके वो लाना है। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर h मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स which are in the line the foot of the tower are alpha and beta। बीटा की वैल्यू बड़ी है अल्फा से, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी वो आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, अ विंडो ऑफ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। फ्रॉम द विंडो the angle of elevation and depression of the top and the bottom of the another house is situated on the opposite side। ठीक, prove that the height of the another house is this। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गले में फ्रैक। ठीक, अब मैंने पहले ही बोला है आपको, चैप्टर नंबर 8 और 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन इसमें कम डाले हैं। सो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, देखने के लिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने बोले थे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डालूंगा, वो डाल दिया मैंने। करे इफ द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर, जो ए बी है ना वो डायमीटर है इस सर्कल का। ए सी 6 सेंटीमीटर है एंड बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो हमें पता करना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है ना, ये और ये बीच वाला नहीं, वो कितना होगा वो आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये शटर डिजन है, यहाँ पर ये बताना पड़ेगा। In the given figure, arcs are drawn by taking vertices A, B, C of an equilateral triangle of a side 10 centimeter. Intersect the side B, C, C and AB. Their respective midpoints D, E and F. Find the area of the shutter division. आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। शटर डिवीजन आपका ये है, ठीक है, ये आपको यूज करना है। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। आपके सामने ABCD एक ट्रेपेजियम है विद AB पैरेलल है DC के। AB 18 सेंटीमीटर है, DC 32 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC 14 सेंटीमीटर है। इफ आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर विद सेंटर्स A, B, C एंड D हैव बीन ड्रॉन, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शैडो डिवीजन ऑफ द फिगर। ये जो इस फिगर का शैडो डिवीजन है ना, वो आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द शैडो डिवीजन गिवन इन द फिगर। ये जो फिगर है, शैडो डिवीजन आपको फाइंड करना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल, ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस। और पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं। आपको क्वेश्चंस कम लग रहे होंगे चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री के कि सर आपने जो कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, सो उसका रीज़न क्या है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडी ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ अ स्लैंट हाइट 45 सेंटीमीटर are 28 centimeter 7 centimeter respectively. The curved surface area of the bucket is। मुझसे बाई मिस्टेक एक आध क्वेश्चन जो सिलेबस में ना हो वो आ गया होगा, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम बकेट का आ गया। बकेट क्या होता है, फर्स्ट टर्म इस बार सिलेबस में ही नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो। एक आध क्वेश्चन अगर आप मेरे से अगर बाई मिस्टेक टिक मार्क हो गया था ना, जिसमें मैंने सेलेक्ट किए हैं वो टाइप राइटर ने लिख दिया होगा, सो अगर एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक से बाई मिस्टेक अगर आ गई है तो उसे आप इग्नोर मार देना। जैसे ये क्वेश्चन बकेट बोले तो फर्स्ट टर्म तो सिलेबस में ही नहीं है हमारे इस बार। अगला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। अब चैप्टर नंबर 13 की जब बात हो रही है तो इसके लिए भी आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत शानदार है और इस चैप्टर के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बना रखे हैं, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी मैंने बना रखा है तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ सिलिंड्रिकल बकेट ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। दिस बकेट इज emptied on the ground and conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius of slant height of the heap. Most important question है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक, अब इस चैप्टर में भी आपको बहुत कम क्वेश्चन लगा होगा, क्यों, रीज़न में मैंने क्या दिया, क्योंकि इस चैप्टर के मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना चुका हूँ, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, सो इसी वजह से मैंने एक दो क्वेश्चन लिए हैं और बाकी क्वेश्चन मैंने सब डाल दिया डिस्क्रिप्शन में वीडियो। उसका जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना वो ऑलरेडी सॉल्व है, ये नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन विद सोल्यूशन मिलेगा। अब इनके सोल्यूशन तो आने वाले हैं और जो मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन पर जाओ उस चैप्टर का देखो, इसका मतलब मैं उसका पहले से ही बना चुका हूँ वीडियो, क्वेश्चंस विद सोल्यूशन, ठीक है। सो कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगला चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। सो प्रोबेबिलिटी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी, स्टैटिक्स का अभी तक नहीं बना है, तो प्रोबेबिलिटी का भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। और एक टिप्स मैं देना चाहूँगा, प्रोबेबिलिटी के लिए आपकी एनसीईआरटी का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पास बेसिक है चाहे आपके पास स्टैंडर्ड है, पूछा ज़रूर जाएगा, सो प्रिपेयर करके रखना है, दोनों आएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है प्रोबेबिलिटी के लिए, और सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं,
प्रोबेबिलिटी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बाहर से आते हैं और वो एक्स्ट्रा सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। जैसे कार्ड्स की प्रॉब्लम बहुत पूछ जाएंगे, कार्ड्स की बहुत सबसे ज़्यादा जो आपको जोर लगाना है वो कार्ड्स की प्रॉब्लम पे लगाना है, क्योंकि कार्ड्स की प्रॉब्लम में बच्चे लैग कर जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट की ताश के पत्ते कौन से कलर के हैं, कौन सा कैटेगरी है, कितने होते हैं, वो बच्चों को पता ही नहीं होता है। और उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो भी बना चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स से प्रॉब्लम पर। ठीक है, कार्ड्स का सारा कॉन्सेप्ट समझाया और कार्ड से रिलेटेड मैंने 20-25 क्वेश्चन कर दिए, उसके भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक। ठीक है, उनको ज़रूर देखना, तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं रहेगी। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करा ही चुका हूँ। ये क्वेश्चन है, कह रहे द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप, यहाँ हीप लिख दिया इसने बेचारे ने, यहाँ क्या होगा लीप, हियर इज सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे इज, क्या होगा। ठीक है, 53 संडे कंटेन करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। कह रहे हैं कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, रेड फेस, जैसे देखो है ना कि रेड फेस कार्ड कितने होंगे, फेस कार्ड कितने होंगे। सो कार्ड्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जब कार्ड्स के बारे में अच्छा नॉलेज होगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। अब इधर ना चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मिक्स करके बनाया मैंने, सो आपको लगेगा इधर उधर हो रहा है, सो देख लेना। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत है, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। और एक रिलेशन भी आता है कि मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है, वो भी कभी कभी 1 मार्क्स में आ सकता है। या फिर मीन मीडियन मोड में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देगा आपको कि मीन इतना है, मीडियन इतना है, तो मोड क्या होगा। मीन निकालने के लिए आपको आना चाहिए, मोड निकालने आपको आना चाहिए। मीडियन निकालने के लिए और मोड निकालने के लगभग हर बार आ जाता है। और ऐसे प्रॉब्लम मीन निकालने के लिए आ सकता है कि आपको मीन गिवन होगा, कुछ अननोन वेरिएबल डाल दिया गया होगा एफ करके, वैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। कभी कभी जिस चीज़ पे इंटरवल ख़त्म हो रहा है उस चीज़ से इंटरवल शुरू नहीं हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो जिस पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको सही करना है। ऐसे क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। सो आपको एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है कुल मिला के चैप्टर 14 के लिए। ठीक है, आपको आपके सिलेबस का अच्छा नॉलेज हो और एनसीईआरटी में पूरा अच्छे से पहले पढ़ा ही चुका हूँ। अब ये प्रॉब्लम है, जैसे देखो कह रहे कैलकुलेट द मीन ऑफ द स्कोरर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। ठीक है, ये मार्क्स है और ये स्टूडेंट्स हैं। क्या बोला है, मीन बोला है। अब मीन निकालने के लिए 3 मेथड है। अब 3 मेथड में से एक मेथड आपके सिलेबस में ही नहीं है। पहले 2 मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है और आपका एक स्टेप डेफिनेशन मेथड है ना। मतलब जो लंबा वाला मेथड है वो नहीं है, पहला और दूसरा मेथड है। सो जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करो। ठीक है, अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आती है तब हम दूसरे मेथड में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ए लेट करके हम ना जब करते हैं हम अज्यूम्ड मीन मेथड, सेकंड मेथड का नाम क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं। स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, आपको अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करना है। ये प्रॉब्लम है जैसे आपके स्क्रीन पर कह रहे हैं द फॉलोइंग द एजेस ऑफ 300 पार्टिसिपेंट गेटिंग अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, ये आपके पास देखो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। अगर यहाँ कुछ 19 है, यहाँ 20 है, तो आपको उसको पहले सही करना पड़ेगा, तब आपको फर्दर अप्रोच करना है क्वेश्चंस का। नहीं कर लोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लेस देन प्रॉब्लम, मोर देन प्रॉब्लम आपको गिवन होगा, उसको कन्वर्ट करके आपको डाटा बनाना पड़ सकता है। या फिर डाटा गिवन होगा, आपको उस डाटा को कन्वर्ट करके लेस देन प्रॉब्लम, मोर देन प्रॉब्लम बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड कैसा क्वेश्चन कब पूछ दे पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। इससे पहले जो मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहा था 30, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मैं ले रहा था। मैं हर दिन क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस को मैं और अच्छा बना पाऊँ। आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो आपको बिल्कुल लगे ही नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, या ये क्वेश्चन मैंने कभी किया नहीं है, या मैंने देखा नहीं है।
ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, फॉर्म लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोर देन टाइप ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन भी बनाना है, मोर देन भी बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। ये सब सिखा रखा है। ये क्वेश्चन आपका 14.4 एक्सरसाइज का है आई थिंक, ठीक है, वो वहाँ से आ रखा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ 100 फैमिलीज आर गिवन बाय दिस, ठीक है। ये आपके पास इनकम दे रखा है, तो देखो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है, ज़रूरी है। सो आपको क्या निकालना है, इसका मोडाल इनकम। और मोड निकालने के लिए भाई साहब हर साल क्वेश्चन पूछता है, इतना आसान होता है क्या बताऊँ, बस फॉर्मूला पता हो, आपके इनपुट्स आपको यहाँ से फटाक से मिल जाता है, धड़ाक से वहाँ पर रखो, फटाक से हो गया, ठीक है। ये धड़ाक फटाक तभी हो पाएगा जब आपको फॉर्मूला पता हो कि F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F0 क्या होता है, L क्या होता है, H क्या होता है, तभी आप फटाक से कर पाओगे, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए भी प्रॉब्लम आते हैं, अभी मैंने बोला मिक्स है, अभी मीडियन की प्रॉब्लम भी आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कॉइन, डाइस और कार्ड्स, ये 3 टॉपिक हैं जिनसे 2 टॉपिक के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से। 2 डाइस को एक साथ फेंक दिया, 3 कॉइन्स को एक साथ उछाल दिया, 3 कॉइन को एक साथ उछाल दिया, ऐसे प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously, what is the probability that the sum of the numbers appearing on the dice is this, this and this। 3 इवेंट दे रखे हैं आपको, उन तीनों इवेंट पे क्वेश्चन बताना है। और प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है कि नहीं, नेगेटिव होगी कि नहीं, और एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और एक इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, ठीक है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, अनश्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स में। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अच्छा ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल एंड 7 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल being a red ball, green ball, not a blue ball। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कैन द वेट ऑफ 70 पैकेट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है। ये टेबल्स, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, इस पे ख़त्म हो रहा है, इस पे शुरू हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हर बार ऐसा क्वेश्चन आएगा ज़रूरी नहीं है, तभी मैं बोल रहा हूँ NCERT के क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। और सारा पढ़ा रखा है आपको, NCERT में हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, NCERT अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड मीन वेट ऑफ द पैकेज, तो मीन तो लिखा है, मैं साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, मीडियन भी निकालो, मीन एंड मीडियन दोनों निकालना है, मैंने ये बोल दिया, मीन और मीडियन दोनों निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको मीन गिवन होगा, मीडियन गिवन होगा, उसकी मदद से कोई, जैसे यहाँ पर 27 है, यहाँ पर कुछ F लिखा हो, है ना, यहाँ पर कुछ A लिखा हो, आपको A और F फाइंड करने के लिए बोल दिया हो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे इंपॉर्टेंट में। तो वो वाले प्रॉब्लम अगर आपको दिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको भी प्रैक्टिस करना। जैसे ये देखो, 2 अननोन मैंने रख दिए, है ना, ऐसे प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, मीन आपको गिवन है, मैंने बोला ना ऐसा प्रॉब्लम, बट द फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 क्लासेस 20 to 40 एंड 60 to 80 रेस्पेक्टिवली आर नॉट नोन, फाइंड दीज फ्रीक्वेंसीज इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 120। जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल सम है वो कितना है, 120, वो आपको गिवन है, ठीक है। आपको F1 नहीं पता है, F2 नहीं पता है, ये आपको निकालना है, और आपको मीन गिवन है 50, आपको मीन गिवन है। सो आप फ्री हो, किसी भी मेथड का यूज़ करो। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करो और इसको सॉल्व करो, आपको आपका आंसर ईजिली मिल जाएगा। बस मल्टीप्लिकेशन
एडिशन और कैलकुलेशन को सही रखो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये प्रॉब्लम है, काफ़ी शानदार है। क्या बोल रहा है, 50 स्टूडेंट्स एंटर अ स्कूल ऑफ जेवलिन थ्रो कंपटीशन। ठीक है, ये हमारे सामने ये डाटा रखा पड़ा है। अब इन डाटा पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे कंस्ट्रक्ट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, CF का जो बनाना है। फिर क्या बोला, ड्रॉ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। आपको कर्व बनाना है, ये सब मैंने सिखा रखा है। ठीक, फिर क्या बोला है, देन मीडियन आपको बताना है, मीडियन डिस्टेंस क्या होगी। मतलब कर्व का यूज़ करते हुए आपको मीडियन निकालने के लिए पूछ रहे हैं, वो भी मैंने सिखा रखा है 14.4 में। फिर बोला कैलकुलेट द मीडियन डिस्टेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर मीडियन। इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना है, फिर किसका यूज़ करके, फॉर्मूले का यूज़ करके। एक तो कर्व से निकालना है और एक फॉर्मूला से निकालना है मीडियन। ठीक है, इतना सारा तो नहीं आएगा, लेकिन एक एक पार्ट आ सकता है। एक ही क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने डाल दिया है आपको प्रैक्टिस के लिए। इनमें से एक पार्ट ही आएगा अगर एक क्वेश्चन में ही डाटा होगा, और इन चारों में से एक पार्ट पूछेगा। फिर बोल रहे हैं आर द मीडियन डिस्टेंस कैलकुलेट सेकेंड एंड थर्ड सेम। जो आपने कर्व से निकाला है मीडियन और जो आपने बाई कैलकुलेशन मीडियन निकाला है फॉर्मूला का यूज़ करके, क्या वो दोनों सेम है? आपको बताना है आंसर यस या नो में। ठीक है, ये आपको खुद करना है। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ ख़त्म हो रही है। आप कहोगे सर और क्वेश्चन कहाँ है, तो और क्वेश्चन मैं बाई चैप्टर वाइज करवा चुका हूँ, और जो चैप्टर अभी तक नहीं कराए हैं वो आने वाले हैं। बस चैनल पे बने रहो। लिंक जिन भी चैप्टर को थोड़े क्वेश्चन कम लिए हैं, इसका मतलब है उन क्वेश्चंस के पहले ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और वो क्वेश्चन विद सोल्यूशन नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जाओ, जाके देखो, सीखो, मज़े करो। इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, लाइक करो, और इसका फुल सोल्यूशन चैनल पे आने वाला है। कब? जब वीडियोस पे 10,000 लाइक हो जाएंगे। ठीक है, तब मैं आपको इसका फुल सोल्यूशन फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। और आई नो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करोगे कि नहीं? तो मेहनत बहुत लगी है। देखो मेरा गला भी दुख गया है एफर्ट लगा के बनाने में, और आपको पता है मेरे को प्रॉब्लम भी है। बट सारी दिक्कत एक तरफ, जब आप सपोर्ट करते हो वो जो खुशी होती है उसकी खुशी एक तरफ। ठीक है, सो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर करना हर जगह दबा के, और सारी NCERT करा रखी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है अभी फ़िलहाल तौर पर NCERT पे। आपको NCERT अच्छे से करनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी NCERT है। फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, और अभी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन जो बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, आपके केस स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको सैम्पल पेपर करना पड़ेगा। ठीक है, सैम्पल पेपर करो, ज़्यादा फोकस आपको केस स्टडी वाले प्रॉब्लम पे लगानी है। जितने भी सैम्पल पेपर मिल रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो प्रैक्टिस करके जाओगे तो थोड़ा डर कम हो जाएगा। और केस स्टडी में से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। मिलते हैं इसका सोल्यूशन वाले वीडियो में। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद।